बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंजुले। मैं सजाद हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट आल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली। सबसे पहले आप तमाम लोगों का आज के हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम के ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर बशीर का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एकेडमिक काउंसिल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अक्सर की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयास, एजुकेशनल शिफ्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारा आज डिस्कशन रहेगा। साथ ही साथ में जो एकेडमिक राइटिंग कैसे की जाती है, पब्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रहने वाला है। स्पेशली वो लोग जो अभी रिसर्च कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने जा रहे हैं, तो इनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है आखिर तक जुड़े रहिए। और इस प्रोग्राम के बाद लास्ट में हम एक क्यूएनए सेशन का भी रखेंगे, जिसमें आप लोग अपने जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन के या एकेडमिक राइटिंग के, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सब आप पूछ सकते हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर बशीर अहमद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस में। और इन्होंने अपना पीएचडी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया था। डॉक्टर बशीर के साथ हम पहले भी बहुत से सेशन करते आ रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन की थी। और साथ ही साथ में जो भी क्वेरीज थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसी सिलसिले में मैं आप गुजारिश करना चाहूँगा डॉक्टर बशीर अहमद से कि आप आज की इस मौजू पे बात करें। डॉक्टर बशीर। अस्सलाम वालेकुम जुले। वालेकुम। सज्जाद साहब, आप एक बार चेक करें जो शेयरिंग का ऑप्शन है स्क्रीन का, वो मुझे नहीं आ रहा है। आप एक बार जी कंफर्म कर लेना कि ये ऑप्शन मुझे क्यों नहीं विजिबल हो रहा है। अगर सेटिंग में कोई इश्यू है तो एक बार चेक करें आप प्लीज। शुजात, एक बार चेक कीजिए आप ये। ठीक है शायद आ गया। हाँ ठीक ओके। है ठीक है। हाँ ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम जुले। आप सभी स्टूडेंट्स का इस एकेडमिक काउंसिल वर्चुअल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अक्सर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका वेलकम करते हैं। और अक्सर के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद इब्राहिम, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सजाद हुसैन, और आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है और जो मेंबर्स है, उन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप समय समय पे जिस चीज़ की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, हर टाइम, चाहे गाइडेंस काउंसलिंग के टाइम पे हो, चाहे एडमिशन में कंफ्यूजन जब एनईपी आया उस टाइम पे हो, तो टाइम टू टाइम आप एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रूबरू कराते हैं। तो इस बार आप लोगों के इनविटेशन के लिए, जो कि सजाद साहब ने इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को, जो कि रहेगा मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ है, चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयास, एजुकेशनल शिफ्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो ये जो टॉपिक है, सजाद साहब, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वीडियो जी ऑफ रहेगा तब तक के लिए, ताकि जो हमारा सेशन का जो वीडियो क्वालिटी है वो बना रहे। जी जी ज़रूर। विजिबल दुआ। जी जी विजिबल दुबई। तो जैसे कि हम सब इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हम सब जो है एकेडमिक से, एकेडेमिया से और एजुकेशन सिस्टम से जो है कुछ हद तक हम इन्फॉर्म्ड है
और जो एकेडेमिया है, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे रिसर्च के लिए जा रहे हैं या जो डिफरेंट फील्ड में पर्टिकुलरली लिटरेचर के साथ रिलेटेड रहेंगे या रिसर्च एरिया के साथ रिलेटेड रहेंगे, उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और जो दूसरे स्टूडेंट्स है जो लद्दाख को लेके इंटरेस्टेड है, जो रिसर्च को लेके इंटरेस्टेड है कि रिसर्च कैसा होता है, रिसर्च पेपर कैसे लिखना होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश कैसे होता है, जो एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, जो एक एकेडमिक ओरिएंटेशन है, वो कैसा रहना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इस सेशन में कि हम सब जो है इन टॉपिक्स को कवर करें। और इस पेपर के थ्रू क्योंकि हमारे लद्दाख पे जिस जिस एरिया में जिस जिस फील्ड में जितने भी लोग जो है रिसर्च कर रहा है और पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको चाहिए कि वो पब्लिक फोरम पे लाए और उन पे डिस्कशंस करे कि एग्जैक्टली जो इश्यूज है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज जिस पे रिसर्च हो रहा है, तो वो क्यों हमारे सोसाइटीज में, जो हमारे लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कंटेम्प्रेरी इशू है, और उन पे किस किस तरह के रिसर्च हम कर सकते हैं और किस किस तरह के रिसर्च हुए हैं, जो फ्यूचर में आने वाले जो स्टूडेंट्स है, जो रिसर्चर है, तो जो लद्दाख के फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा वरी है, या तो उनके लिए एक रास्ता दिखे। तो चाहिए कि हर एक को अपने फील्ड के जो रिसर्च पब्लिकेशन से उसको, जैसे हमारा अक्सर का प्लेटफॉर्म जो है बहुत फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक वर्चुअल डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट्स में जो है हर एक एचओडी या जो भी यहाँ पे स्कॉलर या स्टूडेंट अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी मीडियम है जहाँ पे हमें 50 60 70 स्टूडेंट्स के साथ हर टाइम जो है डिस्कशन और डेलिब्रेशन करने को मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो हमारा जो जो पेपर का टॉपिक है, टाइटल है, वो है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयाज, एजुकेशनल शिफ्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इस पेपर में मैंने ये देखा है कि जो हमारे एजुकेशन में जो एक शिफ्ट आ रहा है, जो एजुकेशन में नए डेवलपमेंट्स आ रहा है, जो कंटेम्परेरी मार्केट का या कंटेम्परेरी सोसाइटीज का जो इशू है, क्या वो एजुकेशन जो है, क्या वो एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या उन चीजों को कैटर कर रहा है। तो अगर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यो जो हमें बाद में पता चलेगा। तो उसका हमारे लद्दाख का जो फ्रिजाइल इन्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली हमारे हिमालयन रीजन में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा फ्रिजाइल है। तो कैसे जो है एजुकेशन जो है इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कर रहा है। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा क्योंकि हम देखते हैं पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट करता है, या दूसरी जो चीजें है वो इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कर रहा है। जब हम कहता है कि एक एजुकेशन का शिफ्ट, जो एजुकेशन का डायनेमिक जो शिफ्ट हो रहा है, वो कैसे रूरल, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, हमारे गाँव के देहात के इलाकों में जो है कैसे जो है हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कर रहा है। तो आप हिमालयस टर्म को जो है आप पकड़ के रखना, ताकि हम इसके ऊपर जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है एजुकेशन जो है इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट कर रहा है, और रूरल एरियाज का, देहात का, गांव का जो डायनेमिक्स है वो जो है चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्लाइड है। सजाद साहब, आप इसको लाउडली पढ़ सकते हैं, प्लीज आप एक बार रीड करें। और आप जो ऑडियंस है, आप जो स्टूडेंट्स है, प्लीज आप बहुत क्रिटिकली इस एक एक वर्ड को जो है समझने की कोशिश करें। और क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है सारा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा जो पूरा रिसर्च पेपर है समरी होता है, जो हम बहुत ही शॉर्ट वे में हम बताते हैं कि एग्जैक्टली हमारे रिसर्च में क्या है इस पेपर में। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो पूरा हमारी जो पूरे पेपर होता है 15 पेज का, 20 पेज का, उसका रिफ्लेक्शन है। तो सज्जाद साहब, आप इसको एक बार रीड करें प्लीज, और ऑडियंस जो है आप जो है वो केयरफुली जो है इसको सुने और समझे। सज्जाद साहब, ओवर टू यू। जी जी। So the abstract, this article examines the impact of education on the changing dynamics of rural area, with a particular focus on Ladakh. While previous research has explored the economic and social changes in rural areas, the role of education in this transformation remains unexplored.
Using an ethnographic approach, this study investigates real life experiences in Ladakh rural communities to understand how education contributes to migration, cultural dislocation, and ecological challenges. Drawing on this cultural capital theory बहुत and critical theory of education, the study argues that education generates skill and knowledge that can elevate social status, pushing rural residents towards urban centers for better opportunities. However, this migration results in the depopulation of villages, dismissing local cultural and environmental knowledge. Key finding reveals that climate change, depletion of water sources, and inadequate rural education further exacerbate the migration trend. Despite existing structures like village education communities, there is a gap between policy intention and on the ground realities. The study underscores the need for community involvement, experimental learning, and regional specific curriculum. Sorry for that. Okay, so to mitigate rural depopulation and environmental degradation in the isolated villages of Ladakh. Yeah. थैंक यू सज्जाद साहब। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ये हमारी जो ओवरऑल पेपर का रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा हमारा टॉपिक जो था, टाइटल जो था, हमने चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयाज लिखा था, न कि हमने चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल लद्दाख लिखा है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट की पहली ही लाइन हम पढ़े तो पहले ही सेंटेंस में ये दिया है कि दिस आर्टिकल एग्जामाइन्स द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल एरियाज विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन लद्दाख। तो हमने डिलिमिट करके एब्स्ट्रैक्ट में लद्दाख लिखा है, लेकिन हमने टाइटल में जो है हिमालयाज लिखा है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर हमें लद्दाख ही लिखना था तो हमने टाइटल में जो है हिमालयाज क्यों लिखा, हमने ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों लिया, क्योंकि हमारा स्टडी तो लद्दाख पे है, इवन कि लद्दाख पे भी नहीं है, हमारा स्टडी करगिल पे है। तो हम पूरे लद्दाख को कैटर नहीं कर रहे हैं, हम करगिल के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है वो कैसे जो है हमारे रूरल एरियाज में जो है इम्पैक्ट कर रहा है। तो टाइटल में हम हिमालय क्यों डालते हैं, ब्रॉडर कंसेप्ट क्यों डालते हैं, वो हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम क्लोजली डिस्कस करेंगे। अभी हम एब्स्ट्रैक्ट हम जो है जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है हम उसको डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमें जो समझ आए कि एक एकेडमिक राइटिंग में क्या क्या चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अभी एक पॉइंट ये पता चला कि टाइटल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एकेडमिक राइटिंग में। जब आप कहीं पे पब्लिशिंग के लिए देते हो, जब आप किसी को रिव्यू के लिए देते हो, तो आपके टाइटल को ही देख के समझ लेता है जो एक्सपर्ट होता है, जिसने ऑलरेडी इस एरिया को पढ़ा है, समझा है, तो उस टाइटल को देख के वो समझ जाता है कि आपकी जो स्टडी है, आपका जो पेपर है, आपका जो रिसर्च है, उसमें कितना डेप्थ है और कितना रेगरस है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उससे हमें ये समझ आया कि हमारा टाइटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कि हमारा स्टडी करगिल पे है, लद्दाख पे है, हिमालयाज पे नहीं है, तो फिर भी हम हिमालयाज क्यों लिखते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वेल, प्रीवियस रिसर्च हैज एक्सप्लोर्ड द इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इन रूरल एरियाज। अब अगर आप रिसर्च में आप लोग अगर इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग देखें रूरल एरियाज में जब भी आप कोई लिटरेचर पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हो, कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो, अगर कोई भी मटेरियल आप पढ़ते हो तो आप देखते हो रूरल एरियाज के सोशल चेंज के बारे में बताया है, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया है, लेकिन वहां पे एजुकेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है कैसे, क्योंकि हम सब जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इस होप के साथ कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगा, तो इस होप के साथ हम स्कूल भेजते हैं। लेकिन हम ये क्वेश्चन कभी नहीं करते क्या ये एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या जो हम चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, वो ला रहा है कि नहीं ला रहा है। यूजिंग एन एथनोग्राफिक अप्रोच, जब एथनोग्राफी जो है एक रिसर्च जो मेथड है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च में आप करते हो, इथनोग्राफिक हमेशा हम जब रूरल कॉन्टेक्स्ट में या ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में क्लोज सोसाइटीज में जब भी हम रिसर्च करते हैं
तो हम इथनोग्राफी रिसर्च के थ्रू जाते हैं। इथनोग्राफी रिसर्च का मतलब ये है कि आप उस सोसाइटी में जाके 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल बैठते हो उन सोसाइटी के साथ, ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली उस सोसाइटी में हो क्या रहा है। इसके बाद द स्टडी इन्वेस्टिगेट रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन लद्दाख रूरल कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू माइग्रेशन। कैसे जो है हमारा एजुकेशन माइग्रेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन करा। हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो काम के तलाश में जाते हैं, लेकिन जो मेरा स्टडी कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो एजुकेशन है वो माइग्रेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे जो कल्चरल डिसलोकेशन है, जो हमारा कल्चरल चीजें जो है या डिमिनिश हो रहा है या खत्म हो रहा है या जो इसका वैल्यू कम हो रहा है, तो वहां पे भी एजुकेशन जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और फैक्टर प्ले कर रहा है। तीसरा इकोलॉजिकल चैलेंज, हमने हमेशा ये सुना है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, पहले भी मैंने डिस्कस किया कि पोल्यूशन की वजह से होता है या नेचुरल हजार्ड्स की वजह से होता है, लेकिन एजुकेशन जो है इकोलॉजिकल चैलेंज में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हम फर्दर इस स्टडी में डिस्कस करेंगे। तो जब आप कोई भी स्टडी करते हो तो आपके पास एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलता है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। आप किसी भी थ्योरी को उठा लेते हो, उस थ्योरी के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं कि आपका स्टडी कैसा होना चाहिए। तो बोर्डियो का कल्चरल कैपिटल थ्योरी जो है वो ये बोलता है कि जो हमारा सोशल इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अमीरी है, मिडिल क्लास है, शहर में बसते हैं, गांव में बसते हैं, बोर्डियो ये कहता है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो सिर्फ इकोनॉमिक रीजन से नहीं होता है कि सिर्फ पेने का मिछात, पेने योच्चाज अमीर मिछात, पेने योच्चाज गरीब मिछात, बल्कि बोर्डियो कहता है कि जो नॉलेज है वो सोशल इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जिन जिन के पास नॉलेज होता है, गाचिगी अते लगा अगर का तो ऑफिसर है, उसके पास नॉलेज है, तो हाई चांस ये है तो इसका बेटा भी जो है ऑफिसर बने, सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन हासिल करे। तो जिन माँ बाप के पास नॉलेज नहीं है, अनपढ़ है, तो हाई चांस ये है कि उनका जो बच्चा है वो एजुकेशन जो है ज्यादा अटेंड न कर पाए। तो बोर्डियो का कंसेप्ट ये है कि सोशल इनइक्वालिटी जो हम बोलते हैं कि पैसे की वजह से होता है, अमीर गरीब, ये कहता है कि सोशल इनइक्वालिटी जो रिप्रोड्यूस करता है वो नॉलेज की वजह से होता है। जो आपके आपके अगर दादा के पास, परदादा के पास, बाप के पास अगर ज्यादा नॉलेज है, अगर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, तो हाई चांस ये है कि जो उसका बच्चा है वो सोसाइटी में जो है बहुत अच्छा पोजीशन जो है वो जो है अटेंड करेगा। तो जिस फैमिली का बैकग्राउंड जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आता, तो चांस ये रहता है कि उसका बच्चा भी वैसे ही सोसाइटी में फर्दर जो है जिंदगी करे। जो बोर्डियो का कंसेप्ट ये है। फर्दर जो क्रिटिकल थ्योरी कहता है वो ये कहता है कि हमें जो है हमेशा जो पावर है, स्टेटस को है, पावर को जो है हमें चैलेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से शिफ्ट होकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो है शिफ्ट हुआ है। लेकिन हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन, हमारा कोई भी लीडर, हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, हमारा कोई भी एजुकेशन का जो सीईओ है, हमारा जडीओ से, हमारा हेडमास्टर से, हमारे पेरेंट्स है, जो स्टेक होल्डर्स से इंपॉर्टेंट, हमारे जो स्टूडेंट्स है, किसी से भी कंसल्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज में, कि आपको किस तरह के नॉलेज जो है वो जो है आपको इम्पार्ट करे। तो यहाँ पे जो है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि आप जो है हमेशा स्टेटस को पावर को चैलेंज करो, क्वेश्चन करो। आप ये बताओ कि जो आपने जो बुक हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, जिस बुक के थ्रू आप नॉलेज दे रहा है, क्या उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन है? कितने हमारे लद्दाख के लोग हैं जो सिलेबस बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं कर रहा है। सारा सिलेबस जो है दिल्ली से आ रहा है, हमको समझ ही नहीं आता कि कौन लोग है जो ये बुक बना रहा है, लेकिन वो जो ऑफिशियल नॉलेज है वो हमारे ऊपर जो है इम्पोज कर रहा है। तो क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन कहता है कि उनको चैलेंज करो आप। उसके बाद जो है द स्टडी आर्ग्यूज दैट एजुकेशन जनरेट स्किल एंड नॉलेज दैट कैन एलिवेट सोशल स्टेटस। यहाँ पे सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। आप एजुकेशन लेते हो, आप डिग्रीज लेते हो, आपको नौकरी मिलता है,
आप या सोसाइटी में बहुत अच्छा पोजीशन हासिल करते हो, तो आपका सोशल स्टेटस है वो अपवर्ड मोबिलिटी लेता है, आपका स्टेटस जो है वो ऊपर चला जाता है। तो इस स्टडी में ये पाया है कि एजुकेशन से जो है सोशल स्टेटस तो आप अचीव करते हो, लेकिन पुशिंग रूरल रेजिडेंट्स टुवर्ड अर्बन सेंटर्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन जितना आप एजुकेटेड होते हो उतना आप शहर की तरफ जाते हो अपने गांव को छोड़ के। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे गांव जो है वो डिपॉपुलेटेड हो रहा है। आप बहुत से गांव में जहां जहां मैंने रिसर्च किया, पर्टिकुलरली सुरू एरिया में और चिकटन एरिया में, पर्टिकुलरली आप संकोच से उम्बा की तरफ चले जाओगे, सफा उम्बा की तरफ, या आप यहाँ से बरसो नाले में चले जाओगे, चिकटन का पूरा एरिया आप देखोगे, वहां पे मैक्सिमम जो है डिपेंडेंट लोग ही है, या माँ बाप बैठे होंगे या बूढ़े लोग बैठे होंगे। लेकिन जो आप जो एनर्जेटिक जो लोग है, जो यंग लोग है, जो एजुकेटेड लोग है, वो सब रूरल एरियाज के अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहा है ताकि उनका लाइफ अच्छा हो। अपॉर्चुनिटीज को देख के एजुकेशन जो है उनको अपने गांव से पुश कर रहा है कहाँ, शहर की तरफ। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि आपका जो लोकल कल्चर है वो खत्म हो रहा है। जो आपका इन्वायरमेंटल नॉलेज है, जो जैसे हमारे पहले हमारे एल्डर्स थे, उनको हमारे गांव हमारे पहाड़ों में जितने भी जड़ी बूटियां थे या जो भी प्लांट्स होते थे उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होते थे। लेकिन हम जो है वो जो ओरल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज है वो हम ट्रांसफर नहीं कर पाए। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव वो ये है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, कि आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को अपना नॉलेज जो है ट्रांसफर करें। लेकिन हमारी सोसाइटीज में सारा नॉलेज जो है वो ओरल ट्रेडिशन में, सब कुछ हमारे रिटर्न में नहीं है, बहुत से नॉलेज हमारे ओरल ट्रेडिशन में। तो वो जो ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन में जो नॉलेज है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा है हमारे न्यू जनरेशन में। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमारा जो इन्वायरमेंटल नॉलेज है, हमारा जो लोकल नॉलेज है वो धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। और जो हमारा न्यू जनरेशन है, नया जनरेशन है, वो हमारे जो इस फ्रिजाइल रीजन में, फ्रिजाइल इन्वायरमेंट में -30 में कैसे जीना है, -40 में कैसे जीना है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तब जाके वो सर्दियों में या तो जम्मू भाग जाते हैं, या कश्मीर भाग जाते हैं, या दिल्ली भाग जाते हैं, या चंडी। रीजन यही है क्योंकि आप उसको समझ ही नहीं पाए, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि आप जिस रीजन में रहते हो, आप जिस रीजन में सर्वाइव कर रहे हो, वहां पे आपको सर्वाइवल का जो टेक्निक्स थे, जो हमारे बाप दादा के पास थे, हमारे ओल्डर जनरेशन के पास थे, वो नया जनरेशन के पास नहीं आ रहा है। तो जो नया जनरेशन है वो -30 में जिंदगी करना, -40 में जिंदगी करना जो है उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो उस लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो माइग्रेट कर रहा है ताकि टेम्परेरीली इस चीज से जो है वो फ्रीडम मिले। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में बैठे अपनी कल्चर को अडॉप्ट करें, अपनी चीजों को समझे, अपनी इकोलॉजी को समझे, अपनी इन्वायरमेंट को समझे। तब जाके हमें ये समझ आएगा कि हमें -30 में, -40 में, -20 में हमें सर्वाइव कैसे करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ये कहता है कि आपके पास विलेज एजुकेशन कमेटीज है, हेड मास्टर्स है, टीचर्स है। इन सब होने के बावजूद हमारे पॉलिसी मेकर्स है, इन सब होने के बावजूद जो हमारे पॉलिसी है और हमारी जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, रियल लाइफ नॉलेज है, उन दोनों में गैप है। हमारे बच्चों को जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पा रहा है। हमें जो नॉलेज दे रहा है वो ऑफिशियल लार्ज जो ऑडियंस के लिए जो नॉलेज होता है वो दे रहा है। हमारा जो खुद का कंटेक्चुअल नॉलेज है, जो हमारे रीजन स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए था, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो उस वजह से जो है डिपॉपुलेशन हो रहा है, उस वजह से जो है हमारा कल्चर डिमिनिश हो रहा है। तो अगेन हम वापस आते हैं हमारी टाइटल पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने पहले कहा था हमारा टाइटल जो है, आप लोगों को एक बार फिर मैं दिखाता हूं। हमारा टाइटल जो है वो है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयाज, एजुकेशनल शिफ्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन जब हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट को समझा, तो हमने ये पाया वहां पे हिमालयाज के बारे में तो कहीं नहीं बताया हमें। जो हिमालयन रीजन में हिमालयन पूरा बेल्ट है वहां पे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी नॉलेज हमने प्रोड्यूस किया
हमने रिसर्च के थ्रू हमने जाना, वो तो सारा करगिल के बारे में था, इवन कि लद्दाख के बारे में भी वो नॉलेज नहीं था। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने हिमालयाज टर्म क्यों यूज किया। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसका जस्टिफिकेशन देंगे कि हम जो है जब एकेडमिक राइटिंग करते हैं, जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो हम वहां पे जो है ब्रॉडर टर्म हम क्यों यूज करते हैं। हम करगिल की जगह हिमालय क्यों यूज करते हैं, लद्दाख की जगह हिमालय क्यों यूज करते हैं, अर्बन एरियाज की जगह दिल्ली क्यों यूज करते हैं। आप हमेशा याद रखो, जब भी आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, तो आपका ऑडियंस कौन है, पहला टारगेट होना चाहिए आप किसके लिए लिख रहे हो, और आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो जब हम करगिल की बात करते हैं तो टेक्निकली हम जो है करगिल को वेस्टर्न हिमालयस रीजन में जो है हम कैटेगराइज करते हैं। जब हम ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम बताते हैं कि करगिल कहाँ पे, तो हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में करगिल है या लद्दाख है। तो हम ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम ज्योग्राफिकल जस्टिफिकेशन देते हैं। हम छोटे से जगह पे आपने स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसको टाइटल में ब्रॉड रखते हैं ताकि जो हमारा ज्योग्राफिकल जस्टिफिकेशन हो, हमारा जो स्टडी का जो आउटरीच हो वो बड़ा हो। जब आप हिमालयस बोलोगे तो बहुत से लोगों को लगेगा कि आप हिमालय के बारे में बात कर रहे हो। टेक्निकली आप कर रहे हो, लेकिन आप डिलिमिट करके आप रीजन स्पेसिफिक एरियाज में आते हो। पर्टिकुलरली हम जब करगिल की बात करते हैं, लेह की बात करते हैं, तो हिमालयस के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन खुद हिमालय के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हम जो है करगिल को कैटेगराइज करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन बेल्ट में। तो इस तरह जो है हम जो है किसी भी टेक्निकल टर्म को जो है हम कैसे प्लेस करते हैं किसी जगह पे, पर्टिकुलरली टाइटल में। जब आप करगिल देखे, अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल करगिल, एजुकेशनल शिफ्ट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो यहाँ पे जो रीडर है या जो रिव्यूअर है या जहां पे मैंने पब्लिश के लिए ये पेपर दिया, उनको ये लगता कि ये तो बहुत स्पेसिफिक जगह पे, बहुत छोटे जगह पे है, इसका ब्रॉडर नॉलेज का जो है एप्लीकेशन नहीं है। इसलिए एकेडमिक्स में हम हमेशा ज्योग्राफिकल जस्टिफिकेशन देते हैं। आप छोटे से जगह पे करते हो, लेकिन आप जस्टिफाई बहुत बड़े तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल इंडिया लिखते हैं, हम रूरल एरिया पे किसी गांव में करते हैं, लेकिन रूरल इंडिया लिखते हैं। अर्बन एरिया लिखते हैं, लेकिन दिल्ली लिखते हैं, लेकिन हम अर्बन इंडिया लिखते हैं, क्योंकि हमें टेक्निकली एकेडमिक टर्म में, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में हमें ज्योग्राफिकल जस्टिफिकेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमें यूज करना आना चाहिए कि हम जो है किस तरह अपने ज्योग्राफिकल एरिया को जस्टिफाई करें। दूसरा, हमने हिमालय टर्म यूज क्यों किया, क्योंकि जो एकेडमिक कन्विक्शन है, हम हमेशा ब्रॉडर टर्म यूज करते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड डालेंगे, तो हिमालय अगर कोई डालेंगे तो बहुत से लोग विजिबल रहेंगे, बहुत से लोग हिमालय पे स्टडीज कर रहा है, बहुत से लोग हिमालय पे रिसर्च कर रहा है। तो जो लोग हिमालय करके गूगल में सर्च करेंगे या गूगल स्कॉलर में सर्च करोगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हिमालय डाल के सर्च करोगे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी यह रहता है कि आपका पेपर जो है उनको नजर आए, उनको भी लगे कि करगिल की कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडीज हुआ है। तो ब्रॉडर ऑडियंस को हम टारगेट करके विजिबिलिटी के लिए भी हम ब्रॉडर टर्म जो है एकेडमिया में यूज करते हैं। कॉन्सेप्चुअल जस्टिफिकेशन और मेथोडोलॉजिकल जस्टिफिकेशन में थर्ड उसमें डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है हमने अपनी स्टडी को कंसेप्चुअलाइज किया है और कैसे जो है हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को जो है और मेथोडोलॉजी को हमने सेट किया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एकेडमिक राइटिंग में जब आप एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में लिखते हो, आपके पास बहुत से जॉनराज ऑफ राइटिंग है। आप फिक्शन लिखते हो, आप नॉन फिक्शन लिखते हो, आप कॉलम लिखते हो, आप कमेंट्री लिखते हो, आप आर्टिकल लिखते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखते हैं, आप मैगजीन आर्टिकल लिखते हैं। हर एक का जॉनरा, हर एक का राइटिंग स्टाइल, हर एक का ओरिएंटेशन, हर एक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग होता है। राइटिंग में जो है किसी भी जॉनरा में जो है, जैसे हमारे पास म्यूजिक का जॉनरा है, पॉप म्यूजिक अलग है, आपके पास दूसरे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक है, जॉनरा है, वो अलग अलग, हर किसी का टेस्ट और हर किसी का स्टाइल अलग है। सिमिलरली राइटिंग में भी आपके पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, डिफरेंट जॉनरास होता है,
डिफरेंट इंटरेस्ट होता है और डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है और डिफरेंट स्टाइल होता है जो आप अडॉप्ट करते हो, आप किसके लिए लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो। अभी हम एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि एकेडेमिया में, एकेडमिक्स में हम राइटिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। उसमें से जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, अगर आप पूछे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आप, फॉर एग्जांपल मैंने जो टाइटल रखा चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयाज, तो उस टाइटल तक मैं पहुंचा कैसे, मुझे क्यों लगा कि रूरल एरियाज का डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो रहा है एजुकेशन की वजह से और इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है हम हमेशा लिटरेचर से करते हैं, हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम जो लेटेस्ट जो पब्लिकेशंस होते हैं वो हम स्टडी करते हैं, वो रीड करते हैं, वो एनालाइज करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमें समझ आता है, हमें नॉलेज गेप मिलता है, जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे क्या क्या रिसर्च हमें हो सकता है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की कंसेप्ट है हमारे एकेडमिक राइटिंग में, कि हम अपने टाइटल तक या हमारे वेरिएबल तक हम कैसे पहुंचे, उसके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड थिंग इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। किसी भी, फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अगर मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है, कश्मीर में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाना है, तो आपको एक एस्टेब्लिश लॉ होनी चाहिए कि आप डायरेक्शन ऐसा हो कहीं पे कि आपको वो डायरेक्शन बताए। फॉर एग्जांपल आप करगिल से निकले, आप शिलिक से पहुंचे, तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है वे टू श्रीनगर, तो आपको ये समझ आया कि मुझे श्रीनगर जाने के लिए ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो आप द्रास पहुंचते हो तो वहां पे आपको है, आप गांधरबल पहुंचते हो, वहां से आपको दो ऑप्शन मिलता है, या आप सौरा की साइड से जा सकते हो या आप डल की साइड से जा सकते हो। तो आपको कन्वीनियंट ये है कि वहां से आप जब डायरेक्शन देखा तो सौरा की साइड से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो 15 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन गांधरबल से आपको 3 किलोमीटर दिखा रहा था। आपका लॉजिकल कंक्लूजन ये बोलता है, आपका लॉजिक ये बोलता है, आपका अंडरस्टैंडिंग ये बोलता है, आपका जो परसेप्शन है चीजों को लेके वो ये बोलता है कि मुझे जो है डल वाला रास्ता जो है पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो नजदीक है, कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सिमिलरली जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं, वहां पे हमें कुछ थ्योरीज है, वो थ्योरी हमें बताता है कि आपको कैसे चलना है इस फील्ड में, आप कैसे जो है किसी थ्योरेटिकल लेंस को लेके आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ रूरल हिमालयाज को जब हमने समझने की कोशिश की, तो हमने बोर्डियो का थ्योरी लिया। क्यों लिया? क्योंकि बोर्डियो बोल रहा है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है वो सिर्फ इकोनॉमी से, पैसे से नहीं हो रहा है, बल्कि नॉलेज एजुकेशन जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो इस थ्योरेटिकल लेंस से हम कंक्लूड करने की कोशिश करता है, अपने स्टडी को हम स्टडी का फाउंडेशन लगाने की कोशिश करता है उस थ्योरी से, और उस थ्योरी ने जो बताया उस थ्योरी की ओरिएंटेशन से हम ये समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली हमारे स्टडी में हो क्या रहा है, ताकि हमें रास्ता ना भूल जाए। इसलिए हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एकेडमिक राइटिंग में। सिमिलरली हमारा थर्ड जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंपोनेंट है एकेडमिक राइटिंग में वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है कि कोई भी चीज करने के लिए आपको एक मेथड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सीमेंट का ब्रिक बनाना है तो हमें सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, हमें पानी चाहिए, और उसको मिक्स करके एक सांचे में डालें, उससे हमें ब्रिक बनेगा। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ उसका जो वो जो बेस है वो बना के छोड़ दे, उससे ब्रिक नहीं बनेगा। तो मेथड उसको बोलते हैं। हमारे रिसर्च में 3 तरह के मेथोडोलॉजी है, बहुत से टाइप्स के। मेजरली हम 3 ब्रॉडर कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्वालिटेटिव है, जिसमें हम किसी इंसान को इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में हम नंबरिंग के थ्रू समझने की कोशिश करता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमारे पास मिक्स मेथड है, हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिक्स करते हैं
उसके बाद हम समझने की कोशिश करता है कि चीजें काम कैसे कर रहा है। तो ये जो है ये 3 जो है हमारे एकेडमिक राइटिंग में, पर्टिकुलरली पेपर राइटिंग में टेक्निकल चीजें हैं, और आपको बहुत कॉन्शियसली, आपको बहुत स्कॉलरली, आपको बहुत उस लेंस से जहाँ पे आपका ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बने चीजों पे, उसके बाद आप इन चीजों पे आ सकते हैं। आप एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क करते हो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हो, फिर आप मेथड पे आते हो, उसके बाद आप अपने स्टडी को कंडक्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ स्लाइड हमारा जो है वो है हमारी फाइंडिंग्स। तो जब हम ये रिसर्च पेपर रिसर्च किया, जैसे सज्जाद ने बोला कि ये मेरे पीएचडी हमारी जो डिस्क्रिप्शन था हमारे एडवर्टाइज जो उसमें जो व्हाट्सएप से आपको शेयर किया, उसमें भी था कि ये मेरा पीएचडी का काम है। तो हम्म, उस पीएचडी के दौरान मैंने जिस मेथड से किया, जिस थ्योरेटिकल लेंस से किया, उससे मुझे कुछ चीजें समझ आए हमारी करगिल की कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या समझ आया कि स्कूल और इन्वायरमेंटल इश्यूज कैसे रिलेट है। जब भी हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं, हम स्कूल की तरफ नहीं आते, लेकिन मेरा स्टडी ये कह रहा है कि स्कूल जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे फ्रिजाइल इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज में, हमारे इकोलॉजिकल इश्यूज में। वो कैसे? स्टडीज कह रहा है कि जो आप एक तरह के नॉलेज देना चाह रहे हो लोगों को, आप दिल्ली में बैठ के आप सिलेबस फ्रेम कर रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के थ्रू आप जो बुक पढ़ा रहा है, वो लद्दाख में -40 में भी आप पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में +40 में भी आप वही पढ़ा रहे हो, केरला में -+50 में भी आप वही चीज पढ़ा रहे हो, चंगथंग जो बहुत आइसोलेटेड रीजन है वहां पे भी आप यही चीज पढ़ा रहे हो, द्रास सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है वहां पे भी आप यही चीज पढ़ा रहे हो, करगिल जो है टाउन जो है एक्सेसिबल है वहां पे भी आप यही चीज पढ़ा रहे हो, बहुत से दूर दराज के जो गांव है वहां पे भी यही चीज पढ़ा रहे हो। तो आप सबको एक तरह के जो नॉलेज दे रहे हो, वो जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब पीएचडी कर रहा था, आप में से कोई भी थुईना विलेज से अगर है, तो अगर आप देखोगे थुईना की अपोजिट में 3 क्रेशर मशीन जो है वो फंक्शनल है। हम सब देखते हैं, लेकिन हमारा क्रिटिकल लेंस नहीं है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीजों को, तो हमें नजर नहीं आता। तो यूजुअली तो आपको आंखों से नजर आता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आप जो है एनालाइज नहीं कर पाते। तो मैं उस गांव में गया, मैंने वहां पे पूछा कि ये कब से है, तो उन्होंने बोला बहुत लंबे टाइम से है, हमारा तो सारे दरख्त सूख गए, हमारे तो वेजिटेशन सूख गए, हमारे यहाँ के लोगों को तो अस्थमा हो गए इस वजह से। और हमारे आप लोगों ने देखा होगा वहां पे एक ग्लेशियर है थुइना के गांव के साथ में। हम्म, तो बोल रहा है वो ग्लेशियर जो है लास्ट 5 ईयर में जो है इतने पिघल गए, वो आधे से ज्यादा हो गया। तो जब मैं इसी चीज को लेके स्कूल में गया और मैंने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो आपके गांव में जो ग्लेशियर है वो किस वजह से जो है इतना पिघल रहा है, तो उन लोगों का जो कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज है, उन लोगों का जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, उनको जो नॉलेज मिल रहा है, उनको जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एंटार्क्टिका के बारे में तो मिल रहा है कि एंटार्क्टिका में जो है ग्लेशियर बहुत जल्दी से पिघल रहा है, उससे जो है सी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन जो आपके इमीडिएट सराउंडिंग में जो चीजें हो रहा है वो आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो स्कूल जो है हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में, इन्वायरमेंटल इश्यूज में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर यही जनरेशन, अगर यही नई जनरेशन अगर ऐसे ही इग्नोरेंस में वो लोग डिग्री लेके निकल गए, तो उनको पता ही नहीं चलेगा उनके गांव में जो 3 क्रशर मशीन लगा है उसने उनके गांव में कितना बड़ा इम्पैक्ट किया। तो बिल्कुल। स्कूल जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दूसरा जो हमारा इशू है वो है अर्बन रूरल कॉन्टेस्टेशन। तो जब हम देखते हैं इवन कि हम एक वेक ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हम एक लेमैन की तरह ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 5 इयर्स में अंदो कॉलोनी से लेके
जो पूरा हमारा कोरबथंग एरिया था या टीवी स्टेशन का एरिया था या हमारे जो पुलिस लाइन का एरिया था या बरू का एरिया था, पूरा कंस्ट्रक्शन से जो है पूरा भर गया है। बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग जो है अपनी इन्वायरमेंट को समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली हम रह कहाँ रहा है। तो क्या है, हमारे पास कुछ चीजें हैं उसके बाद सैचुरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ठंड में रहोगे, आप अभी बाहर 1 घंटे तक बैठ सकते हो, उसके बाद सैचुरेशन आएगा, आपको ठंड लगना शुरू हो जाएगा, कुछ देर बाद आप फेंट हो जाओगे, उसके बाद आप मर जाएंगे। यही है, पॉसिबिलिटी यही है। तो जो रूरल अर्बन का कॉन्टेस्टेशन जो है, जो हमें लगता है कि एजुकेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है, हमें लगता है कि जब तक हमारे बच्चों को रूरल के स्कूल से निकाल के अर्बन एरियाज में प्राइवेट स्कूल में जब तक हम इनरोल ना करें, तब तक हमारे बच्चे जो है सक्सेस नहीं होंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है हमारे दिमाग में बैठा है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग से आया है, हम होशियार बन गए, हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे, नहीं, आप लोग तो बस कीड़े मकोड़े की तरह चल रहे हो। जो न्यू लिबरलिज्म का पॉलिसी है, वो यही कर रहा है कि जो आपका मार्केट है उसको फ्री कर रहा है, आपका प्राइवेट प्लेयर्स को इतना फ्री हैंड दे रहा है कि जो मर्जी वो चाहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया था सीबीएसई का 10 और 12 का, आपका 40% 50% रिजल्ट आ गया लास्ट 2 ईयर में। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो एफिलिएटेड रहे जेके बोर्ड के साथ और उनका रिजल्ट आया 95% 90%। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो न्यू लिबरलिज्म का पॉलिसी है, जो आपको एक फ्री मार्केट देता है, वहां पे आप प्राइवेट प्लेयर्स को फ्री हैंड देते हो कि आप जैसे चाहो वैसे जो है आप फंक्शन करो। तो जो हमारा रूरल अर्बन कंटेस्टेशन है, जो हम शहर की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो, टीवी कॉलोनी से लेके, अंदो से लेके, बरू कॉलोनी से लेके, आप पुलिस लाइन तक, सारे जो नए डेवलप जो कॉलोनीज है उनको जो है टैंकर के थ्रू आपको जो है वाटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। दैट मीन्स आपका जो एरिया है वो सस्टेनेबल नहीं है। आप कब तक जो है टैंकर से जो है पानी सप्लाई करेंगे? आपको तो नेचुरल रिसोर्स होनी चाहिए, ताकि ngati atapun pagal so से रूल लुंगमान yang नंग ता से सख्या ता से तो सीमेंट दे। उनको पता है कि आपको अगर सस्टेन करना है कहीं पे, आपको अगर 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, 200 साल के लिए आपके फ्यूचर को अगर देखना है, तो आपको सस्टेनेबल एरिया चाहे जहां पे आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करें। तो हमारा वो जो फ्रिजाइल एरिया है, पर्टिकुलरली हमें रिसेंट जो एपिसोड हुआ कबाड़ी नाला में जो 3-4 घर गिर गए, क्या रीजन है? क्योंकि जो हम रूरल से अर्बन की तरफ बिना सोचे समझे आ रहा है, बिना लॉजिक के आ रहा है, देखा देखी में आ रहा है। जो एजुकेशन जो है हम सारे बच्चों को शहर में जो है एडमिट कर रहा है, तो शहर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बढ़ रहा है, और नेचुरल रिसोर्स है या आर्टिफिशियल रिसोर्स है उन पे भी प्रेशर पड़ रहा है। उस वजह से जो है हमारे विद इन कम्युनिटी में जो है ये इश्यूज एजुकेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ये हमारा एक फाइंडिंग है। तो तीसरा जो है कम्युनिटी एंड स्कूल, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एजुकेशन सिस्टम ट्राइंगल है। जैसे हमें गाड़ी चलने के लिए 4 पहिए की जरूरत होता है, एजुकेशन सिस्टम चलने के लिए स्कूल, कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब साथ ना आए तब तक ये सिस्टम नहीं चलेगा। हमारी कम्युनिटी में एक इशू ये पाया इस रिसर्च पेपर में कि जो हमारे स्कूल्स है, वो जो हमारे कम्युनिटी है उनको ट्रस्ट डिफिशिट है। उनको ट्रस्ट नहीं है कि हमारे जो स्कूल्स में टीचर है वो तो क्वालिफाइड है ही नहीं। आप 2024-25 के यूडाइस का डाटा ये बता रहा है कि आपके लद्दाख में 912 टोटल स्कूल में से 500 स्कूल जो है स्मॉल स्कूल की कैटेगरी में आया है। दैट मीन्स विद इन 1 से 2 साल में आपके लद्दाख में जो है 500 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएंगे। जब ये स्कूल बंद हो जाएगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा गरीब लोगों पे, गरीब तबके पे, क्योंकि बॉडियो का थ्योरी जो सोशल इनइक्वालिटी के बारे में जब बात कर रहे हैं, वो यही कह रहा है कि नॉलेज जो है सोशल इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो गरीब को जो है वो तो एजुकेशन मिला नहीं।
अब वो शहर तो मूव कर नहीं सकते, क्योंकि शहर अगर आप करगिल मार्केट में मूव करोगे तो आपको वहां पे आपको रेंट पे आपको एकोमोडेशन लेना पड़ेगा, आपको बच्चों को एक्स्ट्रा फीस देने पड़ेंगे, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से जो है हमारी एक कम्युनिटी और स्कूल के बीच में जो एक गैप आ रहा है, जो कॉन्फिडेंशियल गैप आ रहा है, वो हम सबको समझने की जरूरत है और उसको फुलफिल करने की जरूरत है। तो थर्ड और फोर्थ को मैं मर्ज करके मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच तब क्या था, अब क्या है, और कैसे जो है हमारा लोकल नॉलेज जो है वो मॉडर्न एजुकेशन में लॉस्ट हो रहा है। तो लास्ट जो पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी थ्वीना के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया। मेरे पास और भी बहुत से एनेक्डोट्स है जो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा, लेकिन समझने के लिए इतना काफी है जो हमारा लोकल नॉलेज है वो एजुकेशन जो है कैसे खत्म कर रहा है, और जो ऑफिशियल नॉलेज है, तो जो एक्सेप्टेबल नॉलेज है वो आप लोगों को इम्पार्ट कर रहा है, जो हमारे खुद का जो रीजनल नॉलेज या कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जिसको बोलता है, उससे हम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच तब क्या था, अब क्या है? तब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे फोरफादर्स थे, उन्होंने हमारे जो जमीन थे उनको फर्टाइल करके, इतनी मेहनत करके सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं हम, कि हमारे पास इतने सस्टेनेबल गोल है, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इतने एडवांस थे, सब कुछ सस्टेनेबल थे। इवन कि हमारा जो लोकल टॉयलेट जो है बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट मॉडल है, अभी तो वर्ल्ड वाइड में वो इतना फेमस हो रहा है कि कैसा एक सस्टेनेबल अप्रोच है जो हमारे फ्रिजाइल इन्वायरमेंट को खराब किए बगैर जो है हम अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकते हैं मिनिमल चीजों पे। तो ये जो है कुछ फाइंडिंग्स है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत जल्द सम अप करने की, कि क्या क्या जो है फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है, या फर्स्ट जनरेशन जो लोग है, जो हम स्टूडेंट्स है, जो एकेडमिक स्पेस में जाते हैं, तो उनको क्या क्या चीजें जो है वो फेस करना पड़ता है। रीडिंग एक्सपोजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिटी का, हमारी सोसाइटी का। सबसे बहुत अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि हम रीडिंग से नावाकिफ है, हम स्कॉलर से नावाकिफ है। हमें नहीं पता कि कौन कौन से किताब है, कौन कौन से रीडिंग्स है, कौन कौन से ऑथर से, और किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या लिखा है। हम रीडिंग एक्सपोजर से हम बहुत पीछे हैं। इस वजह से जो ही हम एकेडेमिया में कदम रखते हैं, जो ही हम पीएचडी की तरफ जाते हैं, जो ही आप एमफिल में जाते हो, जो ही आप रिसर्च में जाते हो, तब आपको समझ आता है कि रीडिंग एक्सपोजर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है चीजों को कंसेप्चुअलाइज करने में। अगेन सेकंड थिंग इज राइटिंग एक्सपोजर। हम लोग कभी लिखने की आदत नहीं है हमारे पास, एक सेंटेंस फॉर्म करने में हम जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, हमारे पास वोकेबुलरी नहीं आता, हम ग्रामर में मिस्टेक करते हैं, हम सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक करते हैं। तो राइटिंग जो है हमेशा कोशिश करो कि अपने जो आपने चीजें एक्सपीरियंस किया है पहले उसको लिखने की कोशिश करो। हमेशा पहला राइटिंग ही जो है किसी का सही नहीं होता। आप पहला ड्राफ्ट लिखो, आप किसी अपने फ्रेंड को बताओ, फ्रेंड से रिव्यू कराओ, आप किसी आपके अगर भाई है गांव में कोई पढ़े लिखे अगर कोई है तो उसके पास भेजो, उसको बोलो प्लीज इस पे फीडबैक दे दो, मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मेरा ग्रामर सही है, क्या मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, क्या मेरा वोकेबुलरी सही है, जो मैंने टर्म यूज किया क्या मैंने सही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। तो एकेडमिक राइटिंग में ये जो टेक्निकलिटीज है, छोटे छोटे जो माइन्यूट जो चीजें हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी राइटिंग में। तो हमें ट्रेनिंग नहीं है कि एकेडमिक राइटिंग कैसे करते हैं, खुद राइटिंग कैसे करते हैं पहले। तो सेकंड थिंग है एकेडमिक राइटिंग जो है बहुत ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ राइटिंग है, वो हम कैसे करते हैं वो हमें ट्रेनिंग नहीं मिलता। हमें रीडिंग्स का एक्सेस नहीं मिलता, बहुत से किताबें जो बहुत महंगी होती है, अभी उनकी कुछ महंगे एकेडमिक राइटिंग में 80,000 1 लाख तक की एक किताब बेचते हैं। तो इतने हमारे पास रिसोर्स नहीं है कि हम उन चीजों से उनको एक्सेस करें। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ रीडिंग्स जो है हमें फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि हम कैसे जो है रीडिंग्स को जो है वो कलेक्ट करें। हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी राइटिंग पे, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, जो दूसरे ने लिखा वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरी राइटिंग में तो कोहेरेंस ही नहीं है, कोहेजन ही नहीं है, मेरी राइटिंग में तो जो मैं वोकेबुलरी यूज कर रहा हूँ वो तो बहुत बेसिक वोकेबुलरी यूज कर रहा है। तो एकेडमिक राइटिंग का जो एकेडमिक टर्म्स है वो जो है मेरे अंदर नहीं है, तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो है वो एकेडमिक स्पेस में जो है वो फेस करते हैं। लेक ऑफ क्रिटिकल लेंस, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल हमने थ्वीना का केस बोला कि कैसे जो है 3 क्रशर मशीन फंक्शनल है,
लेकिन हम जो है उसका इम्पैक्ट नहीं देख पा रहा है। तो वो क्रिटिकल लेंस आप अपने अंदर जब तक डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप क्रिटिकल एक इंसान नहीं बन जाओगे, तब तक आप अच्छे रिसर्चर नहीं बनेंगे। एक अच्छे रिसर्चर बनने का जो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप चीज़ों को क्रिटिकली देखें। आप उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो क्रिटिकल लेंस आपको रीडिंग से आते हैं, आपको राइटिंग से आते हैं, तो कोशिश करें हर चीज़ को क्रिटिकली देखने की कोशिश करें। गाइडेंस एंड मेंटरशिप अगेन हमारे पास बहुत हम लोग बदकिस्मत तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत कम मेंटरशिप है, गाइड है जो हमें गाइडेंस दे दे कि आप एकेडमिया में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकता है और चीज़ें अचीव कर सकता है। जो अगेन हमारा कल्चर ओरिएंटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर के साथ होता है कि जब हम पीएचडी के लिए जाते हो या एमफिल के लिए जाते हो, आप अपना जो क्रूशियल लाइफ का जो टाइम है, एज है वो देते हो। आप अपनी 25 से लेके 30, 32, 35 तक का जो बहुत आपका क्रूशियल टाइम है, अपनी ज़िंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन वाले ट्रांजिशन वाली टाइम है, वो आप एकेडमिया में देते हो। तो क्योंकि आपका सोसाइटी एडवांस सोसाइटी नहीं है, तो आपको नहीं समझ पाते कि एग्ज़ैक्टली आप कर क्या रहे हो। तो आपको पूछना स्टार्ट करते हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, क्या कर रहे हो, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। तो जो आपका एक कल्चर ओरिएंटेशन है, जो आपका आपकी सोसाइटी में जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है चीज़ों को लेके, पर्टिकुलरली एकेडमिया को लेके, जहाँ पे आपको सालों साल पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जब अब जाके कहीं आप एकेडमिया में जो है अपने आप को अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाते हो। तो हमारा जो कल्चरल ओरिएंटेशन है वो बहुत बड़ा इश्यू है हमारे सक्सेस एकेडमिया में एक सक्सेसफुल एकेडमिशियन बनने के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत सारे और भी माइन्यूट चीज़ें हैं, छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। तो होपफुली हम फेस टू फेस अगर किसी को पीएचडी करना हो, किसी को रिसर्च में जाना हो, तो हम उस पे डिस्कस कर सकते हैं। ये इस क्यूआर कोड के थ्रू जो यहाँ पे दिया है, उसके थ्रू आप इस रिसर्च पेपर जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको आप एक्सेस कर सकते हो कि जो हमारा पेपर है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो लद्दाख पे 3-4 रीडिंग मैं आप लोगों को अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि ये रीडिंग जो है आप चाहे आप रिसर्च करना हो, चाहे आपको रिसर्च नहीं करना हो, एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए लद्दाखी, एज़ ए करगिली, आप लोगों को इन 4-5 बुक्स का आप लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए। हेलेना नॉर्बेक एक स्विस एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। उसने एटलीस्ट 30 ईयर लद्दाख पे उसने स्पेंड किया है और अपना बुक लिखा है एंशिएंट फ्यूचर लर्निंग फ्रॉम लद्दाख कि कैसे जो है लद्दाख जो है दुनिया के लिए एक नॉलेज बैंक है जिसके थ्रू दुनिया जो है एक बहुत सस्टेनेबल दुनिया बन सकता है। राधिका गुप्ता बहुत अच्छी स्कॉलर है जिसने करगिल पे पर्टिकुलर बल्तीस पे बहुत अच्छा काम किया है। उसका जो बुक है फ्रीडम इन कैप्टिविटी नेगोशिएशन ऑफ बिलोंगिंग, जो करगिल पर्टिकुलरली करगिल के जो पॉपुलेशन है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के साथ इवन कि आप बॉर्डर पे एक तरफ से बॉर्डर एरियाज पड़ते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे निगोशिएट करते हैं, तो करगिल के कुछ एनेक्डोट्स को उसने बहुत अच्छे से शेयर किया है। निकोला ग्रिस ने बहुत अच्छी 60s में जो है निकोला ग्रिस पहली फॉरेन स्कॉलर मैं मानती हूँ जिसने लोकल पॉलिटिक्स लेह, क्योंकि सारा जो फॉरेन स्कॉलर 60s 70s 80s में आए हैं सब लेह की तरफ गए। निकोला ग्रिस पहली स्कॉलर मुझे लगता है करगिल की तरफ उसने अपना जो रिसर्च ले आया और शुरू में उसने अपना रिसर्च किया है गोंगमा एंड योगमापा में कि कैसे जो है एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है विद इन शिया कम्युनिटी में, विद इन मुस्लिम कम्युनिटी में, दो कम्युनिटी योगमापा एंड गोंगमापा की वजह से जो है करगिल का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, अभी भी हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो बहुत हद तक पॉलिटिकल रिलीजियस इन्फ्लुएंशियल है। तो निकोला ग्रिस ने 70s में 80s में उसने ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि कैसे जो है रिलीजन जो है आपके रीजन के पॉलिटिक्स में जो है वो जो है रोल प्ले कर रहा है। तो सारा स्मिथ का बहुत अच्छी किताब रिसेंटली 2021 की 22 में आई है, इंटीमेट जियोपॉलिटिक्स, कैसे हमारे लद्दाख की जो लद्दाख में जो शादी के रस्में है, जो हम पहले इंटरकास्ट इंटरफेथ शादियां करते थे, तो कैसे जो है ये एक जियोपॉलिटिकल इशू बन गए, कैसे विद इन इतने छोटे सोसाइटी में जो है लव करना या शादी करना जो है एक बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया है
और कैसे इस वजह से लद्दाख का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, सोशल ओरिएंटेशन है, सोशल डायनेमिक्स है, वो कैसे चेंज हो रहा है, उस बारे में सारा स्मिथ ने बहुत अच्छी बातें कही है इसमें बुक्स में। तो जन्नत रिजवी का ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा कि 70s में जो है अपना बुक लिखा है, उसके बाद इसका रिवाइज वर्जन भी आया हुआ है कि लद्दाख का सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, एजुकेशन कंडीशन कैसा है। तो इस बारे में जब जो है जन्नत रिजवी ने बताया, तो ये 5 बुक मुझे लगता है खुद मैंने जो है अपनी पीएचडी की जो फाउंडेशन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किया है। तो बहुत से ऑथर से बहुत से रीडिंग्स है जो आप लोग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सब जो है वो रीड कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को लद्दाख के बारे में पढ़ने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू सज्जाद, थैंक यू अक्सर टीम और सारे ऑडियंस का इतनी पेशेंस दिया आप सब जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर अहमद हमारे साथ अभी मौजूद थे। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेशन भी सुनने के लिए। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसमें डॉक्टर बशीर ने हमें जैसे बताया डिफरेंट चीज़ों के बारे में, एकेडमी के बारे में, एकेडमिक राइटिंग के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल था। तो इसी के साथ हमारा Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले एक पर्सनल सवाल था डॉक्टर बशीर आपसे मेरा, कि जैसे आपने पहले बोला कि जैसे राइटिंग की इम्पोर्टेंस आज के करंट सोसाइटी में स्पेशली, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप जानते हैं कि जो AI रिवोल्यूशन आ रहा है इसके मॉडर्न टाइम में, तो बहुत सारे स्कॉलर्स या बहुत सारे रिसर्चर्स स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब वो रिसर्च करते हैं या अपने किसी टॉपिक पे काम करते हैं तो AI का बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो है। तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, जैसे अब वो पीजी में जाएंगे या पीएचडी करेंगे, उस टाइम पे उनको कितना नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? अगर इसको आप एक शॉर्टली इसमें एक आंसर दे पाए तो। बिल्कुल हाँ, सजाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और एकेडेमिया जो है, एकेडमिक राइटिंग पर्टिकुलरली एकेडमिक स्पेस जो है इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि आप किसी का एक टर्म है प्लेजरिज्म, जब आप किसी का आइडिया चुराते हो, अपने आइडिया को अपना आइडिया बता के आप लिखते हो, तो आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पकड़ सकते हैं कि क्या ये बात आपने ही कही है। अगर मैं पीएचडी थीसिस लिख रहा हूँ तो मेरा इसे प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जाएगा, वो सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा आपने कितने अपने चीजें लिखे हैं, कितने दूसरों की चीजें लिखे हैं। तो 10% तक आपको एक्सेप्टेबल है कि आप कहीं से आइडिया ले सकते हो, लेकिन 90% आपके अपने आइडियाज होने चाहिए। सिमिलरली एआई जो है पर्टिकुलरली मैं बहुत कॉन्शियसली, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज बता रहा हूँ यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, प्लीज आप जो है कोई भी चीज एआई से ऐसे ना उठाए कि आपका जो ओरिजिनलिटी है, आपका जो नोवेल्टी है वो खत्म हो जाए। आप पहले अपने से लिखने की कोशिश करो, आप लिखो। अब लिखने के बाद चाहे आप चैट जीपीटी है, चाहे जेमिनाई है, चाहे परप्लेक्सिटी है, जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, जो भी मीडियम है एआई का, उनसे पूछो कि मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वो बेस्ट ऑप्शन है फीडबैक लेने के लिए, न कि सीधा आपको अपना असाइनमेंट लिखने के लिए, न कि आपको अपना डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखने के लिए। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो खुद का जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो मेंटल स्टेट है वो करप्ट होगा। धीरे धीरे आप जो है एक सेंटेंस भी, एक वर्ड भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर है आप टूटा फूटा लिखो, गलत लिखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। राइटिंग एक ऐसी चीज है बहुत 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 लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप जब तक 10 साल 20 साल 15 साल आप लिखते नहीं रहोगे, तब तक आप एक अच्छे राइटर निखार के नहीं आते। हम बोलते हैं ना कि सोना चमकाने के लिए आपको
बहुत ज़्यादा तपाना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा आग में जो है उसको डाल के उसको जलाना पड़ता है, तब जाके सोना निकल आता है, प्योर सोना। तो वैसे जी ही राइटिंग में जो है आपको एक फाइन राइटर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। 10 बार गलत करो, 100 बार गलत करो, 1000 बार गलत करो, लेकिन एआई से डायरेक्ट हेल्प मत लो, आप फीडबैक ले सकते हो एआई से। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एआई पे डिपेंडेंट ना हो जाओ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट जो सेशन है Q&A सेशन उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके रिसर्च पेपर के रिलेटेड या पब्लिकेशन के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हैं, तो आप डॉक्टर बशीर से पूछ सकते हैं, जिसके भी जो भी क्वेश्चन है। बशीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम आगा साहब। मैं बेहतरीन उससे का सबसे पहले तो ना बशीर, मेरा सवाल ये था कि आपने जहाँ पे एजुकेशन को एज अ वन ऑफ द फैक्टर कहा कि लोग खास हमारे करील का सोसाइटी जो है, लोग कैसे रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, तो वहीं पे आपने उसमें बहुत से एग्जांपल्स दिए, जैसे कि लोगों का अपने लोकल इश्यूज से अनअवेयर होना, जबकि वो इंटरनेशनल इश्यूज जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इंटरनेशनल लेवल पे समझना, ग्लेशियर को समझना, मगर अपने लोकल लेवल पे ना समझने को आपने एजुकेशन को एक फैक्टर कहा है। आपको इसमें ये नहीं लगता है कि क्या कि लोगों में दरअसल जो है एजुकेशन की कमी है, लोग ठीक तरह से एजुकेटेड नहीं है। आप उनको लिटरेट कह सकते हो, वो पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है, बड़े बड़े डिग्री कर रखे हैं, तो लिटरेट है वो लोग, मगर दरअसल उन्होंने लोकल एजुकेशन को जो पाना था वो पाए नहीं उन लोगों ने। उदी का ये राय पूछी। हाँ बिल्कुल आगा साहब, मैंने भी टर्म लिटरेट टर्म यूज नहीं किया, मैंने एजुकेट किया। एजुकेट लिटरेट टेक्निकल टर्म है, एजुकेशन ब्रॉडर टर्म है। जब हम जैसे आप एग्जांपल दे के साइड कर रहे हो कि जो रूरल अर्बन कंटेस्टेशन है, रूरल से अर्बन की तरफ आ रहा है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैंने ये नहीं कहा कि लिटरेट तो है, एजुकेशन मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है, दैट मीन्स लिटरेट तो हो रहा है, लेकिन जो एक कंटेक्चुअल नॉलेज है, एक रीजनल नॉलेज है, जो एक एजुकेशन का एम था कि आपको एक ऑलराउंड बनाए, कि आपको सोशली, इमोशनली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली आपको वो एक ऑलराउंड ह्यूमन देखना चाह रहे थे। हमारी सोसाइटी में जो है, क्योंकि हम ऑलरेडी हिस्टोरिकली और सिस्टमेटिकली हम ऑलरेडी ऑप्रेस रह चुके हैं। 2019 में ही तो हमारे पास यूनिवर्सिटी आया, 1994 में तो हमारे पास कॉलेज आया, तो वहां तक तो हम अप्रेस थे, वहां से हमें लिटरेट तो किया, हमारे लिटरेसी तो इंडिया से भी ऊपर है, इंडिया का 74 पॉइंट कुछ माइन्यूट से हम जो है ओवरऑल नेशनल एवरेज से भी आ गए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारा रूरल एरिया से वहां पे एजुकेशन का जो ऑफिशियल नॉलेज जिसको क्रिटिकल थ्योरीज कहते हैं, पर्टिकुलरली माइकल एप्पल के बारे में पढ़ोगे तो वो कहता है कि जो आपका ऑफिशियल नॉलेज है, जो आपको डिक्टेट कर रहा है, आप नेगोशिएट नहीं कर रहा है पॉलिसी मेकर्स आके आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि आपका एग्जैक्टली जो रीजनल नीड्स क्या है, वो ये डिस्कस नहीं कर रहा है, बल्कि आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि एनसीईआरटी ने बनाया है, एनसीईआरटी के सेक्रेटरी का साइन है, तो आपको अपने स्कूल में वही चीज इम्पार्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बोलता है, नॉलेज है वो बोलता है। तो यही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास लिटरेसी नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जो आपके पास जो एजुकेशन का ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन जरूरत है। अगर एनसीईआरटी रहा है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपको एजुकेट नहीं कर पा रहा है, तो जो वहां पे कम्युनिटी का रोल आता है, आप एज ए कम्युनिटी जो है कैसे अपना रोल प्ले करेंगे, जहां पे आप अपने कल्चर की सस्टेन के लिए, कल्चर के सर्वाइवल के लिए, आप कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए वो चीजें जो है अपने आने वाले जनरेशन में, फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनमें इम्पार्ट करें, ताकि वो चीजों को समझे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। दक्षा हम बहुत से बच्चों को रुगुन पे हम जम्मू ले जाते हैं, कश्मीर ले जाते हैं, हॉस्टल लेने, हम जो है उनको इनडायरेक्टली ट्रेन कर रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो सोसाइटी है वो रहने लायक नहीं है, हम उनको अनकॉन्शियसली ये ट्रेनिंग दे रहा है।
क्या जना आप 2-3 साल उसको कंटिन्यूअसली अपने घर से बाहर ले जाओगे, चौथी बार वो खुद सोचना स्टार्ट करेगा, यार गुण पोनागाती मैंने खामा तो पे जगह में तो 6 ग्राम हो जगह दो। अब इसलिए जो है आप खुद की जो सोसाइटी है उसमें आप सरवाइव कैसे करोगे, वो सर्वाइवल टेक्निक आपको अपने आने वाले जनरेशन को देना है। अपने जो अभी जो हम यूथ है हमारे अंदर वो चीजें लाना है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को जो है प्रोडक्टिवली हम जो है एक प्रोडक्टिव कम्युनिटी सोसाइटी जो है वो बना सके। आगा साहब। मैं बेहतरीन हो चुका बशीर, बहुत बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब था। बख्शिश उजू शुक्रिया है, मेहरबान। बहुत शुक्रिया बशीर। एक कमेंट में हमारा एक सवाल है आई गेस। तो हाँ, मोहम्मद पूछते कि सर वन सेड दैट देयर इज ए लैक इन एजुकेशन is emerging in Ladakh due to imposition of CBSE curriculum, which oriented to the vast Indian context. Also, you said that in research there remains the set theory. Read that Dal Sora example. Following which we move forward, why then there is a paradox? Following a set model theory instead of making one's own during research. Can't it impact the broader vision of any scholar? Also, won't following and making students CBC ready make them more critical of vastness of ideas? This one is a very scholastic, I can say very scholastic query, and I'm very happy that जिसका भी ये क्वेश्चन हो that मेरा जो I feel that जो मेरा सेशन है that remain successful, कि जो डेप्थ था मेरे जो इस प्रोग्राम का, जो मैं चाह रहा था कि समझे, इस लेवल पे समझे जिस लेवल पे ये क्वेश्चन जो है पुट आउट हुआ है। तो रियली थैंक यू ताहा मोहम्मद। आई विल ट्राई कि मैं आपके जो क्वेरी है उसको मैं कैटर करूं, होपफुली। अगर मैं कर पाया तो फर्दर मैं आपको अपना ईमेल दूंगा या फोन नंबर दूंगा, जिसके थ्रू हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि हम कैसे जो है चीजें कर पाए। आपका जो क्वेश्चन है, आप बोल रहा है कि एग्जैक्टली मैंने ये बोला कि सीबीएसई इम्पोजिशन है, राइट? और मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रीजन स्पेसिफिक नहीं है, रीजन्स की जो नीड्स है उसको कैटर नहीं कर रहा है बोल रहा है। लेकिन आप जो थ्योरी बोल रहे हो वो तो आप फिर ब्रॉडर सेंस में बोल रहे हो कि आप एक फॉरेन का थ्योरी ले आया, फॉर एग्जांपल बोर्डियो का थ्योरी ले आया, क्रिटिकल थ्योरी ले आया। तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम खुद के रिसर्च के टाइम पे एक ऐसा थ्योरी नहीं बना सकते जिसकी बेस पे हम अपना जो रिसर्च है, अपना जो फाइंडिंग्स है वो ले आए। और कैनॉट इट इम्पैक्ट द ब्रॉडर वर्जन ऑफ एनी scholar? Also would not follow in making students CBSE ready, making them more critical of the vastness of ideas. तो ताहा साहब, बात ये है, जब आप रिसर्च में जाते हो आपके पास बहुत से टाइप के रिसर्च आते हैं। तो आप ग्राउंडेड थ्योरी में एग्जैक्टली जो आप बता रहे हो, क्या एक स्कॉलर खुद का थ्योरी नहीं क्रिएट कर सकते? तो एग्जैक्टली कर सकते हैं। जब आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के थ्रू आप जाते हो, एग्जैक्टली आप अपनी नॉलेज के थ्रू जो है एक थ्योरी ड्रॉ करके ले आ सकते हैं जिसकी बेस पे आप अपना रिसर्च। लेकिन एक ऑफिशियल नॉलेज होता है जहां पे आप अपनी रिसर्च को एक लेंस देते हो। जैसे मैंने एग्जैक्टली डल और सोरा का मैंने एग्जांपल जो सेट किया, वहां पे आपका जो नॉलेज रिसर्च जो है खुद नॉलेज प्रोड्यूस करना भी होता है और नॉलेज को एडिशन भी करना होता है, नॉलेज में आप कंट्रीब्यूट करते हो। हम जब रिसर्च कहते हैं, सर्च ऑलरेडी चीजें हैं, हम दोबारा से कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर लगा के उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, एक तो ये हुआ कि एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, आप ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू आप अपना थ्योरी बिल्ड करके उस बेस पे आप फाइंडिंग दे सकते हो कि ये फाइंडिंग है। लेकिन ब्रॉडली हमें क्योंकि रिसर्च बहुत टेक्निकल है, बहुत साइंटिफिक है, तो हमें बहुत साइंटिफिकली
बहुत टेक्निकली चीजों को कैलकुलेटली लेना पड़ता है। तो जो थ्योरी है वो आपकी जो एरिया है, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मैं रूरल एरियाज में एजुकेशन के साथ लेके कर रहा हूँ, तो मेरे पास थ्योरीज बहुत सारे हैं। कुछ थ्योरी जो है बहुत रिलेटेड है, उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उस थ्योरी की लेंस को मैं अपना फाउंडेशन बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिसर्च का डिमांड है वो यही है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। क्योंकि मेरा रिसर्च ओरिएंटेशन जो क्वालिटेटिव है, इथनोग्राफी के थ्रू से गया है, न कि मैं ग्राउंडेड थ्योरी से गया हूँ। आपका दोनों क्वेश्चन सही है कि हम ग्राउंडेड थ्योरी के थ्रू थ्योरी डेवलप भी कर सकते हैं और उस बेस पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं। पैराडॉक्स नहीं है, पैराडॉक्स इसलिए नहीं है क्योंकि खुद रिसर्च के कुछ लिमिटेशंस है। हम हमेशा जब रिसर्च लिखते हैं, इवन कि मैं ये पेपर लिखता हूँ, उसके लास्ट में मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखता हूँ। अगर आप लोगों को नजर आए तो मैं एक बार शेयर करूँ, नहीं मैं एक बार शेयर करता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं ये लिख के देता हूँ आपको कि मुझे इस पेपर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा है क्या? नहीं क्या तो था? बशीर, हाँ अब आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं पीपीटी नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, नहीं पीपीटी नहीं, मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। नहीं आ रहा है, ना। नहीं आ रहा है, चल ठीक है कोई स्क्रीन नहीं। इज तो मैं स्क्रीन आ रहा है सर, हाँ हाँ जी हमें भाई, स्क्रीन आ रहा है सर, स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा आ रहा है, सॉरी सॉरी, सो देयर माइट बी सॉरी, इसमें बहुत से वो हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें बहुत से वो आ गए, लेयर आ गए। कोई नहीं, उसमें एक चीज हम ये बताते हैं कि मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई मुझ पे क्वेश्चन करना चाहे कि आपने ये थ्योरी क्यों नहीं लिया, आपने इस मेथड के थ्रू क्यों नहीं लिया, तो मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं है। मैंने कुछ लिमिटेशंस के साथ इस पेपर को लिखा है, मैंने कुछ लिमिटेशंस के साथ इस स्टडी को किया है। ऑलरेडी हम डिलिमिट करते हैं और लिमिट जो है हम रिसर्च में साथ में लिखते हैं कि मेरे रिसर्च में ये लिमिटेशन है। तो आपका अगर आप एक पीएचडी स्कॉलर है तो वेल एंड गुड। अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप कोई पीजी कर रहा है या अंडरग्रेड कर रहा है, तो मैं तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इस लेवल का क्वेश्चन जो आपने पुट आउट किया और इतने टेक्निकल क्वेश्चन जो आपने किया। फर्दर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हम फर्दर ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हो। होपफुली ताहा साहब आप सेटिस्फाई रहे होंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो या वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अपना माइक ऑन करके आप पूछ भी सकते हैं। Okay, okay. So there is a question. Sir, thanks for sending my goal. Okay. I might check it out. So Hussein Bhai says, Sir, thanks for such an interesting session. It might be an unrelated one. How to make our society an informed society? Would be the current education system feasible? Are we lacking something since shifted to CBSE? And lastly, how to read and what's to read? How to build a reader society? Very interesting question है। काबशिर। हुसैन साहब, आपने 2-3 क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं, तो कोशिश करूंगा मैं कवर करने की। आपने बोला है कि हाउ टू मेक आवर सोसाइटी एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, विल द करंट एजुकेशन सिस्टम फीजिबल, आर वी लेकिंग समथिंग सिंस वी शिफ्टेड टू सीबीएसई। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं 2021 से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो सीबीएसई के शिफ्टिंग के पूरे प्रोसीजर को मैंने जो है फॉलो किया है और क्रिटिक्स किया है। तो एग्जैक्टली कुछ चीजें लेक करता है, पर्टिकुलरली जो एक आप स्टेक होल्डर बोलते हो, जिसमें सोसाइटी, पेरेंट्स, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम को सक्सेस करने में। तो सीबीएसई खुद शिफ्टिंग में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से, जिस वे में और जिस पर्सपेक्टिव के साथ उन्होंने, जिस फोर्स के साथ उन्होंने शिफ्ट किया, तो वहां पे एग्जैक्टली बहुत सी चीजें लैक करता है। पर्टिकुलरली हमारे क्या क्या
सिलेबस हो सकता है, हमारे क्योंकि एजुकेशन जो है हमेशा याद रखो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ना स्टेट का सब्जेक्ट है ना सेंट्रल का सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है। तो स्टेट भी कैटर करता है, सेंट्रल भी कैटर करता है। तो खुद लद्दाख का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो वहां पे नहीं करता है। तो एक इन्फॉर्म सोसाइटी जो है 1 दिन का या 2 दिन का या 10 दिन का काम नहीं है। एक इन्फॉर्म सोसाइटी के लिए यही चीज मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो नए जनरेशन आ रहा है या जो हमारे यूथ है, एटलीस्ट वो चीजों को लेके क्रिटिकल रहे, चीजों इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी को वायलेंट बनाए, नहीं, आप बहुत चीजों को अपनी जगह पे बैठ के सोचना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें। हमारा हमारा कमी यही है कि हम चीजों को लेके सोचते नहीं है। तो एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी जो है तब आते हैं जब वो सोसाइटी क्रिटिकल बन जाते हैं, जब वो सोसाइटी चीजों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो हमारा एक थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन था, क्रिटिकल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, वो यही कहता है कि आप स्टेटस को क्वेश्चन करते रहो। जब निकोला ग्रिस ने 1960-70s में शुरू में रिसर्च करके ये बोल के गया आपकी सोसाइटी को कि आपका रिलीजन जो है आपकी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पे इम्पेक्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे माइंड नहीं करना, आपको अगर सैयद बैकग्राउंड से हो, आगा बैकग्राउंड से हो या शेख बैकग्राउंड से हो। तो निकोला ग्रिस के स्टडी में कोट कर रहा हूँ कि जो आगा पास है वो कैसे जो है हमारी पूरे एक पॉलिटिकल नरेटिव सेट किया हुआ है, पॉलिटिकल नरेशन जो है वो क्रिएट करके जो है इस सिस्टम को कवर करके बैठा हुआ है। तो सिमिलरली अगर हम 2024-2019 में आके आप हमारी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का डेटा देखोगे, उसमें से मैक्सिमम सैयद बैकग्राउंड से होगा, उसमें से मैक्सिमम शेख बैकग्राउंड, उसमें से अखुन बैकग्राउंड से होगा, जो है वो पोजेस करता है। तो इसका मतलब है हम अभी भी इन्फॉर्म नहीं है, हमारी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, सोसाइटल ओरिएंटेशन है, उन चीजों को लेके हम अभी भी इन्फॉर्म नहीं है। तो हमको थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। एक पॉलिटिकल ही नहीं, हर जगह पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि चीजें एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि एंड लास्ट, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड, हाउ टू बिल्ड अ रीडर सोसाइटी। हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड तो बहुत वास्ट टॉपिक है। रीड तो सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो कि आपको फिलोसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्रिटिकल जो आपके पास लिटरेचर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स से स्टार्ट करो। आप चीजें समझते जाओगे, आप अपने अंदर के जो इग्नोरेंस है उसको खत्म करते जाओगे और आप एक इन्फॉर्म इंसान बनते जाओगे। जब आप एक इन्फॉर्म इंसान बनेगा, आपकी फैमिली एक इन्फॉर्म फैमिली बनेगा। जब आपका फैमिली एक इन्फॉर्म्ड और वेल एजुकेटेड फैमिली बनेगा, तब आपका सोसाइटी जो है एक वेल इन्फॉर्म सोसाइटी बनेगा। तो इंडिविजुअल सोसाइटी से नहीं बनता है, सोसाइटी इंडिविजुअल से बनता है। तो हम हर एक कोशिश करें अपनी लेवल पे इन्फॉर्म रहे, ताकि हमारा सोसाइटी जो है एक इन्फॉर्म सोसाइटी बने। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर बशीर, बहुत ही एक अच्छा आंसर था। तो बहरहाल जो हुसैन भाई का क्वेश्चन था व्हाट टू रीड एंड यानी हाउ टू रीड, सो I was not a reader as well, but I don't think I am worthy of sharing this. But still, you can try this book. This is very basic book, पीरे कामिल by उमेर अहमद. So आप इसको try कर सकते हैं क्योंकि I was also very basic. So this is a very good book for the beginners. Okay, so last question किसी और के पास होगा तो please. Otherwise we will wrap up. Any questions? हेलो, Okay, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बशीर साहब, फर्स्टली थैंक यू फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव वेबिनार। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था आपसे। अभी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है हमारे वहाँ पर, लद्दाख ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इनका क्या रोल रहेगा सर? ये ट्रेडिशनल नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि ये एज ए ऑटोनोमस बॉडी एक कैसा रोल वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकता है? और मेरा सेकंड क्वेरी था सर कि आपने जन्नत रिजवी
और इनके बारे में, इनके बुक, इनके लिटरेचर्स के बारे में आपने बताया, तो इनको ये कहाँ से मिल सकता है सर? अगर आपके पास ये लिटरेचर है तो आप ये हमें पता कहाँ से मिलेगा, इनका सॉफ्ट कॉपी कहाँ से मिलेगा, बता सकते हो उनके बारे में? थैंक यू अफजल साहब। मैं प्रिसाइजली आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। जो अनफॉर्चुनेटली जो एक फंक्शनल काउंसिल होना चाहिए था, जिस एक्सपेक्टेशन से ये काउंसिल आया था और जिस लॉस और जिस कानून के पर्सपेक्टिव से और होप से ये आया था, वो फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, हम सबको पता है। खुद काउंसिल में एक एजुकेशन का एग्जीक्यूटिव काउंसलर होना इस बात का दलील है कि ये जो काउंसिल है वो एजुकेशन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकता है और अपना रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि इन लोगों को, जो लोग पोजीशन में बैठा है, जो लोग पोजेस कर रहा है, उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ इश्यूज क्या हो रहा है। उनको लगता है कि मॉडल स्कूल बनाने से जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव आएगा, टीचर का ट्रांसफर करने से जो है एजुकेशन में इम्प्रूव आएगा। तो ये बहुत गलत और उनका सोच है और उनका इग्नोरेंस है। तो उनका सबसे बड़ा अलमिया ये भी है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन के लिए खुद अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है, दैट मीन्स उनके पास फंडिंग है, तो वो रिक्रूट कर सकता है रिसर्चर को कि कैसे जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह कर सकता है। तो ये नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स दे लेकिंग द ओरिएंटेशन। तो ये चीज है हमारे काउंसिल को लेके। बाकी बुक्स जो है, मोस्ट ऑफ दिस बुक्स आपको हेलेना नॉर्बेक का बुक सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। बाकी जो बुक्स है वो अमेजन पे मिलेगा। पर्टिकुलर राधिका गुप्ता का बुक रिसेंटली आया है, 500 समथिंग में है। जेनेट रिजविक का बुक भी सारे जो करगिल में बॉक्सलर से ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलता है। लेकिन राधिका गुप्ता और सारा स्मिथ का जो पीएचडी है, वो थीसिस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटीमेट जियो पॉलिटिक्स सारा स्मिथ का वो थोड़ा महंगा बुक है, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगा, आपको वो अमेजन से खरीदना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कवश। ये कवश, अगर आप एक बार फिर ऑथर्स और बुक के नाम बता देते तो काफी हेल्प रहेगा जिन्होंने पहले नोट किया होगा। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ एक बार फिर। जी नहीं, एक मिनट। पता नहीं डबल शेयरिंग क्यों हो रहा है। एक मिनट से जाता, जस्ट 1 मिनट। आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकता है या फोटो ले सकता है। आई होप दूसरों को स्क्रीन दिख रही होगी, बट आई थिंक देयर माइट बी कनेक्शन इशू। चिरोक, पता नहीं मेरे में शो नहीं हो रहा है। कोई नहीं, मैं बात ले लूंगा, अदर्स विल नोट। सो बाकियों को आ रहा है स्क्रीन? ओके ओके ओके। सो कबशीर, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सारे हामिद भाई के क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन। ओके, just have a precise question, sir. How are rapid educational changes affecting the cultural identity of youth in Kargil? As because most of us youth shifted to urban areas or migrate to an area having proper higher education system, due to which most of us involved in cultural intervention. हाँ बिल्कुल। ये जो है मैं अगेन कहता हूँ कि जो न्यू लिबरल पॉलिटिक्स है, पर्टिकुलरली आप लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि जहाँ पे कैसे एक फ्री मार्केट जो है दुनिया को एक ह्यूमना एक होमोजीनियस कल्चर में जो है वो फिट करे, कि दुनिया का हर आदमी जो है सिमिलर बने। तो ये जो न्यू लिबरल पॉलिटिक्स के बाद जो फ्री मार्केट हुआ और
लेकिन हमारे लद्दाख में जो है मैंने पहले भी टर्म यूज किया, सिस्टमेटिक एंड हिस्टोरिक ऑपरेशन। हमें एक तो सिस्टमेटिकली ऑपरेट किया और हिस्टोरिकली ऑपरेट किया। तो हमारी यूथ की आइडेंटिटी पे अनडाउटली जो है इसने इम्पेक्ट किया है। हम जम्मू रहे, हम कश्मीर रहे, चंडीगढ़ रह रहा है, देहरादून रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, हर जगह रह रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें अभी जो करंट कंटेम्परेरी जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे हमें हमारी यहाँ पे चीजें है, हमें माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें हो सकता है कि माइग्रेट ना कर पाए, न करे, तो कोशिश करें ना हो। लेकिन अगर आपको चाहता है कि आपको एक्सपोजर मिले, आप दूसरे सोसाइटीज को देखें, आप दूसरे कल्चर्स को देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे कल्चर के साथ इन्वॉल्व ना हो। जब तक आप दूसरे क्योंकि जब तक आप दूसरे कल्चर के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप खुद को नहीं समझोगे और दूसरे लोगों के ओरिएंटेशन और पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे। तो आइडेंटिटी पे तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पे तो हमारी अनडाउटली इम्पैक्ट है ही, लेकिन हम उसको सिस्टमेटिकली मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम जो अपने कल्चरल जो सिंबॉलिक चीजें हैं या सिंबॉलिक है या हम जो प्रैक्टिस में लाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंबॉलिक में हमारे जो हम चीजें पहनते हैं, जो हम चीजें खाते हैं, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एज इन ओरिजिनल फॉर्म में जो है हम उन चीजों को प्रिजर्व करें। तो जो हमारे दूसरी कल्चरल चीजें हैं, पर्टिकुलरली हमारा रिलीजन हमारे कल्चर में आता है, हमारी दूसरी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस में करते हैं, उनको भी हम चाहे माइग्रेट करें या ना करें, तो हम कोशिश ये करें, चाहे आप जहां कहीं भी बैठते हो, अपनी कल्चर का आपके अंदर से वो रिफ्लेक्ट खाते में जब आता है कि लद्दाखी जो है वो इस सेंटेंस हम हर कोई जो है कॉन्टेस्ट होते रहते हैं कि लद्दाखी जो बहुत ऑनेस्ट होता है, लद्दाखी स्टूडेंट जो बहुत ऑनेस्ट होता है, हार्ड वर्किंग होता है। दैट मीन्स हमने अपनी कल्चर को जो है भूला नहीं है। हमारे जो हार्ड वर्किंग का जो कल्चर है, हमारे अंदर जो एक परसिवरेंस का जो कल्चर है, वो हमने कैरी करके हम दूसरे सोसाइटीज में गया है, हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पर्टिकुलरली हमारा रिलीजियस जो कल्चर है वो हमारे स्टूडेंट्स की वजह से कितने जगह पे जो है वो अभी इन्फ्लुएंस हुआ है। तो नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है। कल्चर को आप अपने कल्चर को कैरी करो, अपने कल्चर को प्रोपोगेट करो, अपने कल्चर को जो है प्रमोशन करो। दूसरी कल्चर में अगर आप माइग्रेट करते हो तो इट्स द बेस्ट वे। ओके, थैंक यू कवशीर। तो आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम श्वेता राज। हाउ कैन वी नॉलेज फॉर्मल स्कूल? Is it possible to cover local plus national plus international knowledge in the classroom? What are the other options to make aware knowledge? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एजुकेशन का कॉन्करेंट होना ही इस बात का एविडेंस है कि जो स्टेट का नॉलेज है, जो लोकल नॉलेज है, उसको हम इग्नोर नहीं कर रहा है। तो हमारा जो हर स्टेट का एक स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। हम नहीं बोल रहा है कि आप करिकुलम में सब लोकल दे दो, हम ये बोल रहा है कि एटलीस्ट जो बेसिक्स है वो, अगर आपके पास एक चैप्टर में 5 यूनिट है, 5 में से 1 यूनिट जो है वो लोकल नॉलेज पे थे, तो 4 नॉलेज जो आप नेशनल जो नॉलेज है या इंटरनेशनल लेवल के नॉलेज है वो दे दो। तो जो एक स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क मैं खुद वहाँ पे स्पेशल इन्वाइटी रहा हूँ लद्दाख के। जब सोशल साइंस के करिकुलम बने थे, हमने बहुत से रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन अभी तक वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो हम कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। हमारे पास और बहुत से मीडियम्स है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं या हम दूसरे इवेंट्स रख सकते हैं जिसके थ्रू हम लोकल नॉलेज को, पर्टिकुलरली जिसको हम, एक टर्म है जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे हम एक दिन के लिए हम लोकल गोंचा पहन के जाते हैं या एक दिन के लिए हम लोकल खाना बनाते हैं, तो वो उन चीजों से प्रमोशन नहीं होता है। हमें एग्जैक्टली जो है एक्सप्लिसिटली हमारे जब मैं करिकुलम बोल रहा हूँ, करिकुलम ब्रॉडर है, सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक है। मैं करिकुलम की बात कर रहा हूँ, करिकुलम में एक्सप्लिसिटली जो है लोकल जो नॉलेज है, लोकल जो विजडम है, उसको जो है स्पेस मिलनी चाहिए, जो हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो हम आज के सेशन को इधर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों की क्वेरी हो गई होंगी। तो लास्ट में बहुत शुक्रिया आप सारे मेंबर्स का, सारे लोगों का पेशेंटली सुनने के लिए। इसलिए बहुत शुक्रिया का बशीर, आपका भी डॉक्टर बशीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अक्सर की तरफ से और भी ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं लास्ट में वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए करना चाहूँगा नरगिस, जो कि मीडिया सेल की मेंबर है, कि आप थैंक्स के लिए वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ प्रोग्राम पर लाए। तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नरगिस, वर्ड ऑफ थैंक्स। अस्सलामुअलैकुम, मैं नरगिस बानो इज़ अ मेंबर ऑफ अक्सर। आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्पीकर डॉक्टर बशीर अहमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप और हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर बशीर, आपका रिसर्च वर्क चेंजिंग डायनेमिक ऑफ रूरल हिमालयाज, एजुकेशनल शिफ्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हमारे रीजन पे फोकस करती है, ये आज का प्रेजेंटेशन एक आई ओपनिंग प्रेजेंटेशन था हमारे एजुकेशन सिस्टम और इसके इश्यूज को समझने के लिए, और ऑल्सो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन राइटर्स को जो मुश्किलात और हार्डशिप्स फेस करना पड़ता है उसको भी समझने के लिए एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक़्त और अपना नज़रिया हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। इसके बाद मैं आज के हमारे कन्वीनर सज्जाद हुसैन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अक्सर थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से अंजाम तक पहुंचाया और तमाम अक्सर के मेंबर्स को जिन्होंने अपना ताउन दिया एक बेहतरीन सेशन रखने के लिए। और आखिर में आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए और अपने सवालात से आज के सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन एक मुफीद सेशन रहा होगा आपके लिए और आइंदा भी हम अक्सर ऐसे सेशन लाते रहेंगे। और एक दफ़ा आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सभी का। किसी और प्रोग्राम में किसी और सेशन के साथ मुलाकात होगी। तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।